ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आज भी अभी भी भारत के मुसलमान अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ उतने सहज रूप में नहीं है। आज के डेट में जो धर्म के नाम पे मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि हिंदू लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है। होली क्या धर्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि पीडीए अलायंस के वोट में से जो वोट आपको मिल सकता है वो चुंबक की तरफ से खींच के आपके अपनी तरफ ला सकता है, इसीलिए सारी कवायद हो रही है। जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, मोदी जी की सरकार दिल्ली में, योगी जी के वहाँ पर, इस बार तो बड़ा ज़बरदस्त डेंट हुआ। आप कहाँ 33 सीट पे आ गए और यूपी में जो लॉस है वही बीजेपी का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लॉस है, और नहीं तो आज तस्वीर कुछ और होती। तो मेरा सवाल ये है कि योगी जी के नेतृत्व में जब बीजेपी में चल रही है सरकार, बाकी सारी चीज़, वो पोस्टर बॉय भी है, नंबरों के हिसाब से तो आंकड़ा लगातार आपका खिसकता जा रहा है, तो फिर आप 75% की उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में उनकी ये बताइए, उनकी अपरिपक्वता का खामियाजा था या आपकी और बीएसपी की सेटिंग थी जिसके चक्कर में आपके खिलाफ उन्होंने बयान दिया तो बहन जी ने कान पकड़ के जिम्मेदारी से हटा दी? नहीं, मुझे लगता है कि इसका खामियाजा केवल उनको नहीं भुगतना पड़ा है, उनकी पूरी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। कि पार्टी का प्रवक्ता टोटी होता है, नल होता है। अच्छा, टंकी में जो पानी भरा है वो इस टोटी से वही गिरेगा। अच्छा, यानी पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी का जो विचार है, वही मुझे रखना है। मेरा अपना व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है। आपके हाथ में बाल्टी है, वो पानी मेरा अपना व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में होंगे विधानसभा के, लेकिन उससे पहले अभी से ही, मतलब 2025 अभी चल रहा है, अभी से ही जो कुछ भी वहाँ पर घटनाक्रम होता है, चाहे वो सियासी हो या सियासी नहीं भी हो, तो हर चीज़ को जोड़ के उसको चुनाव से ही देखा जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा उत्तर प्रदेश को समझा जाए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझा जाए। तो इसीलिए आज हमने अपने पॉडकास्ट के लिए जिस मेहमान को बुलाया है वो बिल्कुल ख़ास हैं, बेहद ख़ास हैं, स्पेशल हैं, और उनकी नज़र उत्तर प्रदेश की राजनीति पे बहुत बारीकी से रहती है। वो बीजेपी के प्रवक्ता है, और नाम कहने की ज़रूरत नहीं, मैं दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। राकेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। राकेश जी, आजकल जब कभी भी कुछ भी होता है ना, कहीं मंदिर में, मस्जिद में त्रिपाल कहीं निकलता है, कहीं होली होती है, कहीं त्यौहार होता है, कहीं कुंभ होता है, हर चीज़ को जोड़ के और 2027 के चुनाव से देखा जाता है। ठीक है, अब ये बताइए कि ये बीजेपी ऐसा चाहती है या फिर विपक्ष ऐसा कुछ माहौल बना देता है जिस चक्कर में कुछ भी हो रहा है तो उसको सब कुछ को आजकल 2027 से जोड़ के देखा जा रहा है? छात्र राजनीति में एक शेर कहा करता था मैं, बताइए। सच कहना तुझे कोई बगावत नहीं है, मगर तुझको सुनने की आदत नहीं है। जो फेंका है झील में पत्थर, तो लहरों का उठना शरारत नहीं है। क्या बात। ये सच है कि बहुत लंबे समय से हिंदुओं की बात कोई कहता नहीं रहा। अच्छा। इस देश में मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश की राजनीति को ऐसा बना दिया था कि हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता था, कि उनके संदर्भ में किसी बात को कोई उठाएगा नहीं। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी इन बातों को बहुत प्रभावी ढंग से उठा रही है तो लोगों को बहुत नागवार गुजर रहा है। ये आप कैसे कह रहे हैं? सुनिए, ये आप कैसे कह रहे हैं कि हिंदुओं की बात कोई उठा नहीं रहा है? चलिए आप बात पूरी करिए। होली पर रंग ना खेले जाए, पानी बचाया जाए, ये लगातार नैरेटिव गढ़ा जाता है। जानबूझ करके ये स्थापित करने का प्रयास किया जाता है कि दिवाली पर पटाखों के शोर से पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। जब जब हिंदुओं को कोई त्योहार आएंगे तो उसको लेकर के मीन में एक पर्यावरणविद के नाम पर तमाम प्रकार के प्रयत्न किए जाएंगे, लेकिन अन्य मजहब के जब त्योहार होते हैं तो उनको लेकर के कभी कोई बातें नहीं कही जाएंगी। उनको लेकर के हमेशा एक तुष्टीकरण का भाव रखा जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हिंदुओं इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, उसका भी अधिकार है, और उसको भी अपने मत मजहब, अपने उपासना पद्धति को, अपने जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको मानने की पूरी आज़ादी भारत के संविधान से उसी तरह से है जैसे इस देश में मुसलमानों को है, जैसे इस देश में ईसाइयों को है, अलग अलग सभी समुदाय के लोगों को है, वैसे ही आज़ादी हिंदुओं को भी होनी चाहिए। दुर्भाग्य ये रहा है कि अलग अलग प्रकार के निर्बंधन अलग अलग समय पर लगातार लागू किए गए। हिंदुओं के त्योहारों को लेकर के विवाद क्रिएट किए जाते रहे। हम इनको लेकर के मुखरता से आज विरोध कौन करता है क्रिएट? अगर आप ही की बात में मान लो कि हिंदुओं के त्योहारों को लेकर कि होली पे पानी बचाओ, दिवाली पे पटाखा मत फोड़ो, ये करने वाले लोग कौन हैं? सियासी हैं? ये सियासी लोग हैं। और सेकुलरिज्म जो एक शब्द गढ़ा जाता है ना, ये सेकुलर शब्द फ्रॉड शब्द है। सेकुलर शब्द फ्रॉड है? बिल्कुल फ्रॉड है। देखिए, सर्वधर्म सद्भाव का भाव हो सकता है भारत का। ये धर्मनिरपेक्षता शब्द जो गढ़ा जाता है ना, कि किसी धर्म के साथ नहीं है, किसी धर्म के साथ कैसे नहीं होंगे? किसी न किसी धर्म के साथ तो होंगे, मत मजहब के साथ होंगे, उपासना पद्धति के साथ होंगे, आपका कोई मत तो होगा। आप सर्वधर्म सद्भाव रखिए, सकारात्मक विचार को लेकर के चलिए, तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। सबको सम्मान दीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है।
उसको में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जानबूझ करके किसी का तुष्टीकरण करिए और दूसरे के प्रति उपेक्षा का भाव रखिए, ये तो नहीं चलेगा। तो आपकी बात में से बात मैं निकालता हूँ। आपने कहा कि ये चीज़ें हिंदुओं के त्यौहार और बाकी चीज़ों के लिए होता है, ये करने वाले सियासी लोग हैं। इस सियासत में क्या मुसलमान आगे आके ये कहता है कि हिंदुओं को ऐसा करना चाहिए, या हिंदुओं के दुश्मन हिंदू ही हैं जो आके कहते हैं कि ये काम मत करो क्योंकि उनको तुष्टीकरण करना है? ये समझेंगे। देखिए, देश में मुसलमान दुश्मन नहीं है, देश का दुश्मन मुसलमान नहीं। मुसलमान दुश्मन नहीं है, ठीक। हिंदुओं का दुश्मन मुसलमान नहीं है। ठीक। मुसलमानों के नाम पर ठेकेदारी करने वाले, वो चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों या हिंदुओं से हों, और ज्यादा खतरा तो हिंदुओं के भीतर से, ये जो वामपंथी विचारधाराओं के साथ चलने वाले लोग हैं, वो ज्यादा खतरा है। मैंने कहा ना, जो अपने आप को सेकुलर के सबसे बड़े ठेकेदार मानते हैं, ये सेकुलरिज्म और कुछ नहीं है, ये केवल मजहबी तुष्टीकरण है। हिंदुओं के पक्ष में अगर जैसे ही कहते हैं तो कहते हैं ये कम्युनल है, और मुसलमानों के पक्ष में वो किसी भी स्थिति तक चले जाएं, ठेकों में आरक्षण तक की बात कर रहे हैं। हर प्रकार से जो संविधान जिसको मना करता है, प्रतिषेध करता है, वो गैर संवैधानिक बातें करने वाले लोग ये सेकुलरिज्म के नाम पर करते हैं। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और ये करने वाले लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये हर समुदाय से आएंगे। ये संविधान की भावना से परे जाकर के काम करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी कोई आज से तो पॉलिटिक्स कर नहीं रही है, सालों से अटल जी के टाइम पर भी सरकार बनी और अब भी है। आजकल जितना शोर और जो डेसिबल आजकल सुनाई देता, ये पहले क्यों नहीं सुनाई देता था? आज हम सत्ता में हैं। आज सत्ता में तो पहले भी थे ना आप। मुझे लगता है कि सत्ता में तब बहुत गठबंधन की सरकार थी, और उसमें चूंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को सबसे ज्यादा, आप पूरे देश को देखते होंगे लेकिन यूपी की राजनीति की आप ज्यादा परख रखते होंगे, उत्तर प्रदेश में ये आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। नहीं, ये आवाज़ तो तब भी सुनाई देती थी। ये सुनने के जो तंत्र थे, वो तंत्र शायद इतने विकसित नहीं थे। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया का जोर है, इसलिए ये चीज़ें बहुत तेज़ी से ट्रेवल करती हैं, सब तक पहुंच जाती हैं। इस विमर्श में अब कॉमन मैन सहभागी हो रहा है। पहले विमर्श कुछ लोगों के हाथ में था, कुछ निश्चित लोग थे वही इस विमर्श को चलाते थे। अब ये विमर्श सबके बीच तक पहुंचा है, इसलिए इन बातों को लेकर के मतलब आप सोशल मीडिया और जो आज के डिजिटल मीडिया है, इनकी प्रेजेंस उसका धन्यवाद कर रहे हैं कि उसकी वजह से इसका पेनिट्रेशन, जो मैसेज आप कर दे रहे हैं, वो लोगों तक बिना किसी रुकावट के पहुंच रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब मीडियम आपके पास जो, बिल्कुल ठीक बात है। और आज बेखौफ होकर के लोग कह रहे हैं। मैं छोटा उदाहरण दूं, देखिए आप याद करिए कि एक समय पहले तक अखबारों की भाषा में लिखा जाता था खास समुदाय के लोग, आज लिखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग खुल के बोलते हैं। आज लिखा जा रहा है। पहले डरते थे इस बात से कि कहीं ये लिखेंगे तो क्या इसके परिणाम क्या होंगे। आज इस बात का डर खत्म हुआ है। आज इस बात, जब बम के धमाके होते थे, जब एक दहशत का वातावरण होता था, जब आतंक की गतिविधियां थी, तब एक स्वाभाविक सा डर था। लेकिन आज ये डर से बाहर निकले हैं। आज लोग खुल करके अपनी बातें कह पा रहे हैं। विमर्श आज बहुत स्ट्रांग रूप में सामने आ रहा है, और इसलिए इन बातों पर चर्चा हो पा रही है। वरना तो पहले, और हिंदू तो उदार मना है, वो स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता था। जितने निर्बंधन लगाए जाते थे स्वीकार कर लेता था। 14 कोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, या कांवड़ यात्रा पर में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, या थानों में जन्माष्टमी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। पे फूल भी बरसाए जाते हैं ऊपर से। ये सनातन का उत्कर्ष काल है, और इस सनातन के उत्कर्ष काल में आज सनातन चेतना भी बढ़ी है। आज लोगों को अपने अधिकार भी समझ में आ रहे हैं, और लोग मुखर होकर के बोल पा रहे हैं। आज देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हमने अलग अलग राज्य में, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, हमने अपने जो प्राचीन मानदंड थे, हमारे जो गर्व के जो केंद्र बिंदु थे, हमने उनको पहचानना शुरू किया है। हमने आज उसको भाव के साथ कहना शुरू किया है। वरना हमारे लिए तो केवल ताजमहल हमारे गर्व का केंद्र होता था। आज हमने गीता की बात करना शुरू किया है। आज हमने हमारे जो भी आध्यात्मिक हमारी चेतना के केंद्र रहे, हमने आज उनको बहुत गर्व के साथ कहना प्रारंभ किया है, और इसको आज पूरी दुनिया अचंभित होकर के देख रही है। वरना इसी कुंभ का इंचार्ज आजम खान को बना देते थे, और हिंदू समाज इसकी प्रतिक्रिया भी नहीं करता था। ये कहीं ना कहीं हमारी चेतना का अभाव था। गलत था या सही था? ये नहीं, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। दुर्व्यवस्थाएं थी, चाहे उसमें पानी के जल के प्रवाह को लेकर के हो, उसकी स्वच्छता को लेकर के हो। इंतजामात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी खास जैसे आजम खान की आपने बात की, आजम खान को ये बना दिया जाना सही था या गलत था? क्योंकि मुसलमान थे इसलिए। नहीं, वो जानबूझ करके उन्होंने किया था। अखिलेश यादव जी का ये निर्णय जानबूझ करके था। कुंभ को तवज्जो नहीं देनी है, ये जानबूझ करके ऐसा निर्णय किया था। आज वो जानते थे कि आजम खान का इंटरेस्ट कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर के नहीं होगा, क्योंकि उनकी भावना इसके साथ नहीं जुड़ती है। और इसीलिए कुंभ की व्यवस्थाएं, आज जब योगी आदित्यनाथ जी कुंभ के व्यवस्थाओं को स्वयं देखते हैं, एक एक बात को बारीकी के साथ देखते हैं, तो प्रशासन कितनी तल्लीनता के साथ लगता है। और इतना दिव्य भव्य कुंभ जो कभी जिसकी कल्पना नहीं थी। हम जब इसकी चर्चा कर रहे थे कि 40 करोड़ लोग आएंगे, तो 40 करोड़ लोग, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता था कि क्या सच में 40 करोड़ लोग आ सकते हैं। लेकिन
जब आंकड़ा 60 करोड़ पार कर गया तो सब आश्चर्य के साथ में थे कि इतनी बड़ी संख्या कैसे कुंभ में चली आई। क्यों? क्योंकि सरकार ने हर प्रकार के इंतजामात बहुत बेहतर किए थे और लोगों का भरोसा था कि हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं तो हमें कोई असुविधा नहीं होगी, और इस विश्वास के साथ लोग चले आए और इतने भव्य चलिए दिव्य कुंभ पे संपन्न अपन हुए। बाद में आएंगे, मतलब उस पर थोड़ी और डिटेल चर्चा कर लेंगे। अभी चूंकि त्योहारों की बात और इस तरह की बात है ना, अभी होली जस्ट गुजरा ही है। होली पे इस बार मस्जिदों पे तिरपाल टांगे गए, एक आध जगह की बात आई और ये आपने भी देखा होगा। इससे पहले कभी आपने ये चीज़ देखी थी कि मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया क्योंकि कलर उस पर नहीं चला जाए? देखिए, इसकी चर्चा आज हो रही है, वरना आप पता करिए, शाहजहांपुर जिले का मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस शाहजहांपुर बार चर्चा हो गई इसलिए लोगों को पता चला है, हाँ। या पहले भी ऐसा ये होता पहले है? भी होता रहा है, ये अच्छा। पहले भी होता रहा है और परंपरा के तौर पे होता रहा है। हल नहीं होना चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूँ, नहीं होना चाहिए। किसी बिल्डिंग पर अगर रंग की कुछ छींटें चली जाएंगी तो मजहब खतरे में नहीं आ जाएगा। नहीं आता। ये दुर्भाग्य है कि रंगों से मजहब खतरे में आ जा रहा है। लेकिन शाहजहांपुर में इस तरह की परंपरा पहले से लाट साहब के जुलूस की परंपरा रही है और पहले से वहां मस्जिदों को ढकने की परंपरा रही है। अच्छा। तो लेकिन आज विमर्श के केंद्र में ही आ रहा है। आज इसको जानबूझ करके दिखाया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जानबूझ करके ऐसे दिखाया जाए कि मुसलमान देखिए अब उनकी आज़ादी खतरे में है, उन पर अत्याचार हो रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है, हालांकि इस प्रयास के कोई सुफल मिल नहीं रहे हैं। मुसलमानों के भीतर ऐसी भावना आ नहीं रही है। ये मजहब के ठेकेदार कोशिश कर रहे हैं बहुत, उसमें सेकुलर वाले हिंदू भी हैं और मुसलमानों के ठेकेदार कुछ मुसलमान भी हैं। लेकिन आम मुसलमान इसको महसूस कर रहा है कि उसके मसाइलों का समाधान, उसके जो मुद्दे हैं उनका समाधान आज मोदी सरकार कर रही है, योगी सरकार कर रही है। तो इन मुद्दों से कोई खास फर्क समुदाय में नहीं है। अच्छा, मतलब समुदाय में नहीं, लेकिन आपके पार्टी पे तो फर्क होगा ना, आपको वोट ज़्यादा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इससे? मैं मानता हूँ इसके आधार पर वोट नहीं मिलते। इसके आधार पर जब नहीं मिलते? आप देख लीजिए, नहीं, आप लोग ये जब बताइए, बीजेपी के कई नेताओं को हमने कई बार ऑफ द रिकॉर्ड और कुछ ने तो आप भी जानते हैं कि उन्होंने कहा भी है कि भाई मुसलमान मुझे वोट दे या ना दे, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मानते हैं कुछ, मतलब हमारे तरफ से किसी तरह का निषेध नहीं, हम तो चाहते हैं कि सब हमारे साथ है, लेकिन वो अगर हमें नहीं भी चूज़ करे तो भी हमारी राजनीति, हमारे वोट बैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, वोट बैंक वाला जो मामला है ना, ये भी एक फ्रॉड है। ठीक है, वोट बैंक कैसे हो सकता है? आप मुद्दों के आधार पर काम करिए और सब आपको वोट करेंगे। एक परिवार में ही अलग अलग वोट हो सकते हैं, सबकी अपनी चेतना है, अपनी राजनीतिक समझ है, उसके आधार पर वोट कर सकते हैं। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है ना, यही खतरनाक है और इसी से तुष्टीकरण की बातें निकल करके सामने आती हैं। वो जातीय आधार पर हो, वो मजहब के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, ये वोट बैंक बनाने की जो परिपाटी है ना, यही गलत है। वोट बैंक तो अपने आप ही, बैंक बैलेंस जिनका कम हो, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना हो, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स करो। नरेंद्र मोदी जी ने इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स को आज पूरी तरह से धूल-धूसरित करने का काम किया। 3 तलाक हमने जब एबॉलिश करने का काम किया, हटाने का काम किया, तो ये जो वोट बैंक था ना, बड़ी दरार पड़ गई। घर के भीतर से ही ख्वातीनों ने निकल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया। तो इससे खतरा है, इससे उन लोगों को डर लग रहा है जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे कि इनकी बैंक के तिजोरियां खुल गई और उसमें से निकल करके वोट हमारे पास आ गए। तो ये वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स खतरा है। ये समाज के लिए, समुदाय के लिए, कौम के लिए ये खतरा उत्पन्न करने का काम करती है। तो आप, मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि वोट बैंक की ये वाली पॉलिटिक्स और इस तरह की बातें जो है, ये सब सिर्फ ऐसे, इससे आपको कोई फ़र्क जो है, मुसलमानों का वोट बैंक, ये वोट बैंक, इस तरह की कोई बात नहीं, जो जिसको काम के बेसिस पर आपको वोट मिलते जा रहे हैं और मिलते रहेंगे? अब बिल्कुल हमने काम किया है और आज जितनी भी योजनाएं हैं, मतलब ये हवा खड़ा किया जाता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, देश में भाजपा की सरकार आ जाएगी तो मुसलमान 2म दर्जे का नागरिक हो जाएगा, मुसलमानों के अधिकार कम हो जाएंगे, ऐसा हवा विपक्ष खड़ा करता था। लेकिन आज तो सब हालात बदल गए। 10 वर्षों की हमारी केंद्र की सरकार चल चुकी है। पार्टी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, टोटल इतने लोग लड़े, एक मुसलमान को टिकट दिया, विधानसभा में भी देखते ही आपके सामने है। टिकट देने का पैरामीटर केवल विनेबिलिटी है, चुनाव जीतने की आपकी योग्यता। पार्टी से अगर मुसलमान लड़ेगा तो चुनाव नहीं जीतेगा? बिल्कुल, अगर मुसलमान कोई अच्छा योग्य उम्मीदवार हमारे साथ टिकट मैं मांगेगा। जानना चाह रहा हूँ कि 400 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है और उसमें एक भी मुसलमान आपको, या देश में 500 से 45 इतनी सीटें हैं, उसमें कोई भी मुसलमान विनेबिलिटी के हिसाब से ठीक नहीं लगा पार्टी को कि वो जीत सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एफर्ट किए हैं। भाजपा ने लगातार अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास भी किया है और भारतीय जनता पार्टी ने MLC बना करके उनको मंत्री बनाने का भी काम किया है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। हमने अवसर दिया है, राज्यपाल बनाए हैं, हमने हर प्रकार के, हर क्षेत्रों में अवसर दिए। इसी पे तो सवाल है कि लेकिन आपने तो देखिए डायरेक्ट इलेक्शन को छोड़ के आपने MLC बनाया, या मान लीजिए राज्यसभा से जीत के आ गए और फिर उनको मंत्री बनाया और दूसरे अहम पदों पर पार्टी ने तो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अगर कोई मुसलमान बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ता है तो उसकी स्वीकार्यता मुस्लिम समुदाय में भी नहीं है? ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आज भी, अभी भी
भारत के मुसलमान अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ उतने सहज रूप में नहीं है, और ये विपक्ष का लंबे समय तक फैलाया गया प्रोपेगेंडा है जिसके कारण ये स्थिति है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये परिस्थितियां डे बाय डे बदल रही हैं, दिन प्रतिदिन बदल रही है। मुसलमानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ रही है, और बहुत जल्दी वो समय आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट्स पर, सिंबल पर मुसलमान भी चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आएंगे। तो फिर राष्ट्रवाद का भाव वो हिंदू के लिए और मुसलमान के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है। बिल्कुल। राष्ट्र सबके लिए एक है, हम इसी भाव को मानते हैं, और जो भी राष्ट्रवाद के भाव के साथ जुड़ेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े तो अगर ये वाली बात है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं 80 बनाम 80-20 का मैच, हम तो 20-20 का क्रिकेट ही सुनते थे, यहाँ तो 80 और 20 का मैच होने वाला है, वो मैच कैसे होगा? देखिए, इस 80 और 20 को हिंदू और मुसलमान में देखने की जो लोग भी अपना प्रयास करते हैं, मैं मानता हूँ इसको हिंदू मुसलमान में देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 51% वोट तक हासिल किए हैं। ठीक है। हर मेरिटोरियस बच्चा चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा अंक आए। बिल्कुल। हमने 80% तक का अपना लक्ष्य तय किया है। ठीक। कि हम 80% वोट लेकर के आए। हम लक्ष्य तय करके चलेंगे तो 50-51 ऐसा है ना राकेश जी, कुछ चीजें क्या होता है इशारों में कहा जाता है। आप पूछेंगे जिसके मतलब दो हो सकते हैं। आप पूछेंगे 80-20 क्या है, 80-20 क्या है, तो आप कहेंगे कि जी 80 तो हमारा जो है वोट हासिल करने का या 80% सीटें हासिल करने का हमारा लक्ष्य है, 20% से मुकाबला करेंगे। मतलब निकालने वाले ये कहेंगे 80% हिंदुओं की बात कर रहे हैं और 20% मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये तो मतलब निकालने की बात है। और उसके बाद उस लाइन में जो बयान एक के बाद एक आते हैं और उस बयानों के साथ साथ जो राजनीति दिखती है, तो लगता है कि नहीं, वो जो कह रहे हैं वो सिर्फ ऊपर से जबान पे है, मन में कुछ और। इसलिए देखिए, ये अलग अलग लोग, विश्लेषण करने वाले लोग इसका विश्लेषण अलग अलग ढंग से करते हैं। समाजवादी पार्टी 80% हिंदुओं के भीतर से विभाजन करने का काम करती है। वो 80% हिंदुओं के भीतर से निकालती है कि इसमें से पीडीए का हमारा जो फॉर्मूला है वो 80% का है। अलग अलग लोगों की दृष्टि है। हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, जाति के आधार पर, मत के आधार पर, मजहब के आधार पर, उपासना के आधार पर नहीं, बल्कि हमारा वोट परसेंटेज कैसे इंक्रीज हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे आ सके, हम उसको साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। और इसलिए डिक्टिंसन मार्क्स जिसको कहते हैं ना कि हम 75% से ज्यादा 80% का हमने टारगेट लेकर के मुख्यमंत्री जी ने एक बयान किया था, उसको अलग अलग ढंग से लोगों ने प्रस्तुत करने का काम किया। बहुत आसान होता है उसको तुरंत कि मजहब के चश्मे से देखा जाए और 80 हिंदू हैं, 20 मुसलमान हैं, ऐसे आधार पर उसका आकलन कर लिया जाए। अपना आकलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारा लक्ष्य सबको साथ लेकर के चलने का है। सबका साथ सबका विकास का है। एक है तो सेफ है, सबको साथ लेकर के चलने की हम बात कर रहे हैं। सारे ये सब जितने बयान एक हैं तो सेफ है, हर बयान के 5 मतलब अलग अलग हिसाब से लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में अपना निकालते रहते हैं। लेकिन मैं उस बयानों पे छोड़ दीजिए, मैं आ रहा हूँ जो अभी आप बात कर रहे थे उसी पे लौट के आता हूँ। बात हो रही थी कि आपका मकसद है कि मतलब टारगेट है कि हम डिस्टिंक्शन से 75% वोट लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा 80 तक जाए। हर पार्टी कोशिश करती होगी, लेकिन मैं आपको उसी के आंकड़ों के रेफरेंस में लेके आता हूँ, फिर आप मुझे बताइए। योगी जी बने मुख्यमंत्री 2017 में, ठीक, और 5 साल काम करने के बाद फिर 2019 में उनको दोबारा सत्ता वापस मिली, मतलब 17 के बाद 22 में वो आके मिले। अब 22 मतलब दूसरा उनका जो कार्यकाल चल रहा है, उस कार्यकाल के दौरान चुनावों के नतीजों, क्योंकि राजनीति में संख्या बल से तो बड़ी चीज़ कुछ है नहीं, आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, सीट अगर नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं है। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए, आपकी पार्टी की सीटें कम हो गई, और अच्छा खासा कम, मेरे ख्याल से 332-34 पहले थी, जो कि घट के 255 के आसपास आ गया। और वो गेन किसका था? समाजवादी पार्टी का था। तो लगा कि उस टाइम पर मैं किसी और चैनल में काम करता था, वो कोरोना का दौर था, लगा कि कोरोना की वजह से हो सकता है लोगों में स्वाभाविक सा गुस्सा हो सकता है, इसलिए सीटें कम हो गई। चलिए कोई बात नहीं। फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए। जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, मोदी जी की सरकार दिल्ली में, योगी जी के वहाँ पर, इस बार तो बड़ा ज़बरदस्त डेंट हुआ। आप कहाँ 33 सीट पे आ गए, और यूपी में जो लॉस है वही बीजेपी का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लॉस है, और नहीं तो आज तस्वीर कुछ और होती। तो मेरा सवाल ये है कि योगी जी के नेतृत्व में जब बीजेपी में चल रही है सरकार, बाकी सारी चीज़, वो पोस्टर बॉय भी हैं, नंबरों के हिसाब से तो आंकड़ा लगातार आपका खिसकता जा रहा है, तो फिर आप 75% की उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में आपको 75? इसका थोड़ा तफसील से उत्तर। हाँ बताइए तफसील। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में करिश्मा किया था। हाँ, किसी राजनीतिक भविष्यवक्ता ने इस बात की भविष्यवाणी नहीं की थी कि हम 73 सीटें जीत सकते हैं। ठीक। 10 सीटों से हम 73 सीटों तक पहुंचे थे जी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी बहुत परिश्रम किया था। उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह जी बने थे और उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा भरने का काम किया था। बिल्कुल। और उस ऊर्जा के साथ हमने समाजवादी पार्टी के उस समय की जो सरकार थी, उसकी तमाम जो अनियमितताएं थी, अराजकता थी, उसको हमने मुद्दा बनाया। और 17 में हम एक प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार में आए जी।
19 में विपक्ष ने डर करके सबसे बड़ा गठबंधन किया था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी। और सपा बसपा के गठबंधन के सामने ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, वो पुराना नारा था इनका ना कि मिले मुलायम कांसी राम, तो वो लग रहा था कि एक वातावरण बदलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी रही और 64 सीटें फिर हमने जीत करके इस गठबंधन की हवा निकाल दी। बहुत बढ़िया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने बड़े गठबंधन को पराजित करना ये कोई सामान्य काम नहीं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश जहां जाति की इतनी बड़ी राजनीति रही है, हमने उस जाति के चक्रव्यूह को, मकड़जाल को तोड़ दिया। तो ये हमारी एक उपलब्धि थी। 2022 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो 22 के विधानसभा चुनाव को अगर आप यूपी की पृष्ठभूमि के साथ देखेंगे, 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा हमने। यूपी में कोई सरकार रिपीट नहीं होती थी। सपा की सरकार बनेगी, फिर बसपा की बनेगी, बसपा की हटेगी, फिर सपा की बनेगी। कोई सरकार कभी रिपीट नहीं हो रही है। और मेजॉरिटी की सरकार, यूपी की राजनीतिक चेतना देश में अन्य राज्यों की राजनीतिक चेतना यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। देखिए, ऐसा है कि किसी भी चीज़ को, डाटा का जो इंटरप्रिटेशन है वो आप अलग कर सकते, मैं अलग कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो कंपैरिजन लेवल देख रहा हूँ कि कल आपके पॉकेट में 50 रुपए थे, आज आपके पॉकेट में 40 रुपए है। 40 हो सकता है बहुत ज़्यादा अमाउंट हो, क्योंकि मेरे पास 2 रुपया है, मगर आपके पैसे तो कम हो गए ना। मैं उसकी बात कर रहा था। देखिए, ये अभी आज डॉलर के मूल्य की ही तुलना उससे होती है। दुनिया भर में मूल्य किस तरह से उनकी रुपए का, उनकी जो राशि है उसका कैसे अवमूल्यन हुआ, उसके सापेक्ष ही करेंगे। हम केवल यूपी में सीटें भाजपा की घट गई केवल इसके आधार पर नहीं, यूपी में इससे पहले विधानसभा के चुनाव में ट्रेंड क्या रहा है, उसमें वोटिंग लोगों के करने का पैटर्न क्या रहा है, उसके सापेक्ष ही इसका आकलन करेंगे। यूपी में बहुत जल्दी से परिवर्तन, राजनीतिक अपेक्षाएं लोगों की बहुत बड़ी है, राजनीतिक चेतना बहुत बड़ी है। वहाँ जितनी राजनीतिक चेतना है उतनी राजनीतिक चेतना अन्य राज्यों की तुलना में, बिहार को छोड़ करके देखेंगे तो इतनी राजनीतिक चेतना अन्य राज्यों में नहीं है, जिसमें हर बात का समाधान राजनीति से ही की जाता हो, हर बात की अपेक्षा राजनीति से की जाती रही हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिपीट होना ही अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इसलिए इसको ये नहीं कहेंगे कि हमारी सीटें कम हो गई। बड़ी उपलब्धि के साथ थोड़ी कसक नहीं है? कसक है निश्चित तौर पे। जब भी परिणाम हमारी लिए अपेक्षा के अनुरूप नहीं आता है तो कसक तो होती है। लेकिन जिस तरह से सरकारें लगातार बदल रही हों, और ऐसे में 37 वर्षों का, लगभग 4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हम सरकार वापस रिपीट करके लेकर के आए, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, 24 का चुनाव का परिणाम निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत चिंता में डालने वाला रहा है। हमें बहुत इस बात को लेकर के हमें अफसोस भी है कि शायद हम बेहतर तैयारी कर सकते थे। और उसमें मेरा अपना अनुभव है। वर्ष 2018 में मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में था, और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमने एक पैटर्न वहां देखा था कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों से फॉर्म भरवाए किसानों के कर्ज माफी के, और ये पूरी तरह से झूठी योजना थी। क्योंकि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री 18 में बने तो उन्होंने कैसे कर्ज माफी नहीं की, कर्ज माफी के फॉर्म भरवा करके जिसमें बाकायदा अकाउंट नंबर लिखवाए थे, अकाउंट आपका राशि कितनी है उस पर अंगूठे लगवा लिए किसानों के, और ऐसा उनको दिखाया गया कि आप सरकार बनते ही आपका कर्ज तुरंत माफ, ये जो पत्र है इस पर मुख्यमंत्री कैबिनेट के सिग्नेचर हो जाएंगे और तुरंत कर्जा माफ। ये कैंप लगा करके उन्होंने बहुत साइलेंटली ये रोल प्ले किया था, और उसका उनको फायदा मिला। 18 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार हमारी सत्ता से बाहर हो गई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए थे। वैसा ही प्रयोग इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया। मध्य प्रदेश में प्रयोग चल नहीं पाया इसलिए क्योंकि वहां उन्होंने प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि उनकी पोल खुल गई थी, कलई खुल गई थी, कमलनाथ जी की सरकार ने कर्ज माफ नहीं किया। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन दोनों ने गठबंधन किया। कांग्रेस पार्टी का वही फॉर्मूला समाजवादी पार्टी ने अपने नेटवर्क के साथ मिलकर के, और कई सारे एनजीओ और फॉरेन फंडिंग, इन सबको मिलाकर के इन्होंने यूपी को टारगेट किया। कहीं ना कहीं इस बात का आकलन करने में, इस बात की जानकारी आने में हमको देर हुई, हमसे चूक हुई। ये खटाखट योजना के जो फॉर्म उन्होंने भरवाए, उसका हमको सबसे बड़ा एक जिसका नुकसान हुआ, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा गरीब तबके का वोट जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं से हमारे साथ जुड़ा था, जो 14 में हमारे साथ आया था, जो 17 में हमारे साथ था, जो 19 में हमारे साथ था, जो 22 में हमारे साथ था, वो 24 में हमसे खिसका। कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई। दूसरा, नैरेटिव के स्तर पर आरक्षण का मामला और संविधान बदलने का मामला, ये ऐसा स्थापित करने का काम किया सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर के कि कहीं ना कहीं इस मोर्चे पर भी हमसे कुछ चूक हुई। मतलब उन्होंने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की आपको कमतर करने के लिए, उसमें वो कामयाब है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को हम स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि हमसे कुछ चूक इसमें हुई, और इस चूक के कारण हमारी कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में कम हो गई, और उसका हमें देश भर में हमें इस बात का अफसोस में हुआ कि आज हमें गठबंधन में समर्थन पर टिकी हुई सरकार हमारी अपने दम पर बहुमत नहीं आ पाया। लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया है, वापस हम आए हैं।
10 सीटों पर उपचुनाव हुआ और 10 में से 8 सीटें हमने जीती हैं। उसमें कुंदरकी जैसी सीट है, जिस सीट को समीकरणों के लिहाज से कहा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं थी, वो समाजवादी पार्टी की सीट थी, लेकिन हम उसके हिस्से से छीन मतलब करके अपने पास कुंदरकी ने आपको जो 2027 के चुनाव है उसके लिए बहुत बड़ी उम्मीद जगाई है अंदर हाँ, निश्चित तौर पे। आप मिल्कीपुर का परिणाम देखिए, मिल्कीपुर के परिणाम में मार्जिन कितना बड़ा है। ये समाजवादी पार्टी जिस अयोध्या के राजा बताने लगी थी ना, अहंकार के साथ थी, वो अहंकार तोड़ दिया समाजवादी पार्टी का। अयोध्या की जनता ने ये बता दिया कि हम समाजवादी पार्टी को आक्रोश में हमने आकर के जिता दिया था। बीजेपी के खिलाफ हमारा आक्रोश था या बीजेपी के खिलाफ एक जो नैरेटिव बनाया था उस नैरेटिव में फंस करके, लेकिन उपचुनाव तक आते आते वो नैरेटिव धराशायी हो गया। जब 27 का चुनाव होगा तो हम 2017 को रिपीट करने का काम करेंगे, हम फिर 300 से ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास आपको इस बात का थोड़ा डर नहीं लगता कि कहीं 2024 वाला परिणाम जो है वो रिपीट ना हो जाए? मुझे लगता है दूध का जला छाछ फूंकता है। अच्छा, तो ये जो कमियां हमसे रह गई थी उनको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से करेंगे और वो क्या कर रहे हैं मुझे जो लग रहा है मैं वो भी बताता हूँ आपको, और आपके अपोजिशन की पार्टियाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो वजूद जिस तरह से है वो तो आप सोचते होंगे कि इसी तरह रहे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी आ जाए तो हमारे लिए अच्छी बात ही है। मगर बीजेपी के लिए जो दिक्कत है वो ये है कि जो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात वो कर रहे हैं, उस पीडीए में जब तक आप सेंध लगा के उसके वोट को अपने ऊपर टॉप अप नहीं करेंगे, कि जो वोट आपको लगातार आप लगभग 50 के आसपास आप पा रहे हैं वोट, तो उस वोट पे जब वो थोड़ा सा मिल जाए तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, चलो अब निश्चिंत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उस पीडीए के वोट को आप कैसे अपनी तरफ उसमें से छांट के लाएंगे? क्या आज के डेट में जो धर्म के नाम पे, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि हिंदू लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है, होली हो, संभल हो, ये क्या धर्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि पीडीए अलायंस के वोट में से जो वोट आपको मिल सकता है वो चुंबक की तरफ से खींच के आपके अपनी तरफ ला सकता है, इसीलिए सारी कवायद हो रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन राजनीतिक जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं ये हमेशा मानते हैं कि मुसलमानों का तो पूरा एक वोट बैंक है। ये 20%, 22%, 18% अलग अलग राज्यों में जहाँ जितनी आबादी है उसके अनुपात में ये तो एक मुश्त है, जबकि जातियां तो उसके भीतर भी हैं। लेकिन उनमें जातियों का संघर्ष स्थापित करने का प्रयास नहीं कहता, लेकिन जातियों का संघर्ष है। वहां भी शेख सैयद पठान, वहां भी पसमंदा को लेकर के वहां भी झगड़ा है, वहां भी सब अलग अलग फिरकों में झगड़ा है, वहां भी उसको लेकर के विभाजन है, लेकिन वहां सबकी एकता के प्रयास किए जाते हैं। मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान अल्पसंख्यक है, कमजोर है, ऐसा प्रयास किया जाता है। और हिंदुओं के भीतर डिवीजन करने का लगातार प्रयास किया जाता है। हिंदुओं में कैसे अगड़ा पिछड़ा दलित के नाम पर उसको बांटने का प्रयास किया जाता है। हमारी कोशिश यही है कि हम इस प्रकार के विभाजन की प्रवृत्ति को रोकें। हम इसीलिए एक हैं तो सेफ हैं की बात कर रहे हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे हैं, हम सबको इसीलिए एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं कि सब साथ रहें। ये जाति के आधार पर, मत के आधार पर, उपासना पद्धति के आधार पर जब विभाजन करते हैं तो समाज कमजोर होता है और मुद्दों पर बात नहीं हो पाती है। मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना, कि आखिरकार महिलाओं को अधिकारों के रूप में हमने क्या दिया है, उनकी बेहतरी के लिए, शिक्षा के काम के लिए, बच्चों के खेल के विकास के लिए हमने क्या किया है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ये जो मुद्दे जिन पर बहस होनी चाहिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, इन मुद्दों पर बातचीत हो। लेकिन वो बार बार सारा विमर्श जाति पर लेकर के आते हैं, जातियों में विभाजित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये विमर्श चल नहीं पा रहा है। अगर ये विमर्श चलता तो कुंदरकी में वो चुनाव जीतते। लेकिन इसमें तो अभी 2 मिनट पहले जो आप बात करते हैं, फिर वापस कर दूंगा, आप कह रहे हैं कि ये विमर्श चल नहीं रहा है, तो फिर जब लोकसभा के चुनाव हुए और जो 2 चीज़ों की आपने बात की, एक आपने कहा आरक्षण और दूसरा कहा कि संविधान खतरे में है, वही नैरेटिव तो देखिए वो पहले से तो चल नहीं रहा था। उस मुद्दे को लेके बात लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले से नहीं चल रहा था। जब चुनाव अनाउंस हुए और प्रचार शुरू हुआ तो मेरे ख्याल से पहले दूसरे राउंड के बाद अचानक से संविधान खतरे में आ गया था। देखिए, वो हमने जो 400 पार का नारा दिया था ना, उस 400 पार के बाद ही ये भ्रम फैलाना प्रारंभ किया गया कि 400 पार आ जाएगा तो संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल। बिल्कुल, कुछ हमारे नेताओं के बयानों को जानबूझ करके गलत तरीके से इंटरप्रेटेट करने का प्रयास किया गया और उसके बाद इस नैरेटिव को बहुत तेज गति से हवा दी गई, उसमें सोशल मीडिया का बड़ा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। बिल्कुल, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जातियों के आधार पर समाज को तोड़ने का जो विपक्ष का प्रयास है, जो राहुल गांधी जी भी लगातार कर रहे थे, अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में देखिए लगातार उन्होंने प्रयास किया, बार बार वो पत्रकारों तक की जाति पूछने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जाति का नैरेटिव बाकी राज्यों में चल नहीं पाया। यूपी में ये आरक्षण और संविधान के नाम पर जरूर उन्होंने एफर्ट किए थे, लेकिन हमने उसको उपचुनाव तक आते आते हमने उसको दूषित किया है। हमें पूरा भरोसा है
कि विपक्ष के इस जाल में, इस अभियान में अब जनता फंसने वाली नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी, क्योंकि हमने जो डिलीवर किया है, जो काम किया है, वो चाहे कानून व्यवस्था के मसले पर हो, चाहे वो अलग अलग स्वास्थ्य के मसले पे, सुरक्षा के मसले पे, शिक्षा के मसले पर हमने जो काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने, यूपी के संदर्भ में अगर आप कहें 16-17 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे अखिलेश यादव जी की सरकार के समय तक 17 में। आज हर जिले के पास मेडिकल कॉलेज है। आपने मेडिकल कॉलेज कहा तो इसलिए मुझे याद आ गया, आप ही के एक विधायक हैं केतकी सिंह, वो तो कुछ और चाह रहे हो, चाहे मुसलमानों के लिए वार्ड अलग कर दो। मुझे लगता है आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, केतकी सिंह के बयान को भी अगर आप सुने तो अगर शब्द उन्होंने आया जो कहा था, उस अगर शब्द को लोगों ने विलोपित कर दिया। नहीं तो ठीक है, वो तो हो गया अश्वत्थामा हतो नरो वाकुंजरो, वाकुंजरो को दबा दीजिए आप। इसीलिए अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है। केतकी सिंह ने नहीं कहा कि अलग वार्ड बना दीजिए, अगर उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, हमारे त्योहार नहीं मनाना चाहते हैं, हमारे होली के त्योहार से उनको नफरत हो रही है, अगर रंगों से नफरत हो रही है, जब हमारे साथ नहीं है तो अलग कर दीजिए। ये कंडीशनल था, अगर के साथ में था। अच्छा। मुझे लगता है कि किसी सामान्य मुसलमान को रंगों से नफरत नहीं है, और इसके दृश्य दिखाई पड़े, लखनऊ में दिखाई पड़े, देश भर में दिखाई पड़े कि मुसलमानों ने भी बड़े उत्साह के साथ आप तो राकेश भाई पूरा उत्तर प्रदेश जो है अपने पिताजी के साथ पढ़ाई लिखाई और उनके नौकरी के क्रम में, उत्तर प्रदेश मुझे लग रहा है पश्चिम से पूरब तक शायद ही कोई शहर होगा जहां पर आपने अच्छा खासा टाइम नहीं बिताया होगा। उसमें तो जो मजहबी कह लीजिए जो एकता कहते हैं, वो तो हमने कभी उत्तर प्रदेश में देखा नहीं कि किसी शहर को ही, मुसलमान बहुल इलाके भी हो, वहाँ पर हिंदू जाए तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती और सब मिलके ही त्यौहार बन। लेकिन आजकल थोड़ा सा हवा हो हल्ला थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये नहीं, मैंने कहा ना कि ये जो ठेकेदार है ना मजहब के, ये इनके द्वारा वातावरण खराब किया जाता है। सामान्य मुसलमान हो या सामान्य हिंदू हो, उसके मन के भीतर ऐसी कट्टर भावनाएं नहीं है। वो सहअस्तित्व के साथ साथ मिलकर के रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। लेकिन ये कई बार इन कट्टरपंथियों की बातों में आकर के कई बार कुछ लोग मचल उठते हैं, और उसके परिणाम आपको दिखाई पड़ते हैं कि कहीं रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हो जाता है। ये पथराव पूरा समाज मिलकर नहीं कर रहा है, पूरा समाज मिलकर के नहीं, एक मुट्ठी भर कुछ लोग होते हैं जो वातावरण खराब करते हैं, फिर इसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। हमको इन प्रतिक्रियाओं को, इस तरह की क्रियाओं को, इन दोनों को रोकना है। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, अब देखिए अब यूपी में दंगे नहीं हो रहे हैं, अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगाए जा रहे हैं। जब से हमारी सरकार बनी है यूपी में के किसी जिले में कर्फ्यू नहीं लगा है। अब यूपी कर्फ्यू मुक्त हो गया है, वरना समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में कोई ऐसा महीना नहीं था जब कर्फ्यू ना लगता। फिर तो उसमें अगर ये वाली बात आप कहेंगे ये सच है, इसमें तो कोई आंकड़े और डेटा और फैक्ट सबके सामने है, लेकिन फिर उसमें कई लोग बड़े सारे सवाल उठाते, कहते जिस तरीके से वो कर रहे हैं, बुलडोजर चला दे रहे हैं, वो गलत है, ठीक नहीं है। ठीक है, इनकाउंटर हो जाता है, पुलिस किसी का इनकाउंटर कहीं पर टपका देती है, इसलिए लोग डर गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अपराधियों के मन में डर तो होना जरूरी है। समाज के निर्भीक होने के लिए कुछ लोगों के मन में डर होना आवश्यक है। अच्छा। और ये डर समाज के लिए अच्छा है, वरना ये दंगाई, योगी जी ने वो डर पैदा किया है। ये बिल्कुल डर पैदा किया। इन दंगाइयों के मन में तो डर पैदा किया है कि अगर दंगा किया है, इस चौराहे पर अपराध करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज से भेंट हो जाएगी। ये मुझे लगता है कि ये डर तो होना ही चाहिए ना, और इस डर के नाते आज समाज निडर होकर के जी पा रहा है। आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी की कितनी खराब थी पहले, आज कितनी परिवर्तित हुई, आज कितना बदलाव आया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये डर बुलडोजर का या एनकाउंटर का है तो ये डर होना चाहिए, और ये कानून सम्मत है, ये विधि सम्मत है। अब तक उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर्स में से किसी भी एक भी एनकाउंटर को अब तक फेक घोषित नहीं कर पाए। आरोप लगाते रहे हैं, वो बार बार उसमें जाति निकाल करके देखते हैं कि किस अपराधी की जाति क्या थी, उसका मजहब क्या था। इसको लेकर के हमने जब सिलसिलेवार लिस्ट जारी कर दी, बोलती बंद हो गई। वो बार बार ये कहते थे कि सारे मुसलमानों के एनकाउंटर हुए हैं, लिस्ट जारी कर दी हमने, तो उसमें मुसलमानों के आंकड़े तो काफी कम निकले। फिर उन्होंने कहा सारे जितने एनकाउंटर हो रहे हैं ये एक जाति विशेष के हो रहे हैं, यादवों के हो रहे हैं। लिस्ट देख करके तो दिखाई पड़ रहा है इसमें सभी जातियों के हो रहे हैं। वो कहते हैं ठाकुरों के नहीं हो रहे हैं, लिस्ट में देखिए तो उसमें ठाकुरों के भी नाम मिलेंगे। ये फेक नैरेटिव जब वो करते रहे ना, हम उसका जवाब नहीं देते हैं तो फेक नैरेटिव चल जाता है। अब हम डट करके इसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा। हम हर बात को सामने लेकर के आ रहे हैं कि झूठी बातें तुम्हारी चलेंगी नहीं। कुंभ को लेकर के इतना झूठ फैलाया नहीं क्या अखिलेश जी ने? अब सुनिए, कुंभ में बाद में जाऊंगा, आप चूंकि कैरेक्टर में करारा जवाब देता हूँ, ठीक है, तो आपका एक जवाब जो मुझे हाल फिलहाल के दिनों में याद है, वो पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि अभी आप अपने कानून व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं, आपकी सरकार पे बीएसपी के आकाश आनंद ने आरोप लगाया और एक तरह से उन्होंने आपके बीजेपी की, योगी जी की सरकार की तुलना तालिबानी सरकार से और आतंकवादियों से कर दी थी। उस टाइम पे आप बहुत बिफरे, बोला कि इसका जो इसको मजा चखना पड़ेगा। आप तो पार्टी से भी बाहर हो गए, बहन जी ने सब कुछ निकाल दिया, आप तो अंदर से खुश होंगे। देखिए, परिवारवाद की राजनीति से जब लोग आगे बढ़ते हैं ना बिना संघर्ष किए, तो ऐसे ही उच्च श्रृंखलता वाले बयान आएंगे। आप तेजस्वी यादव के बयान देखिए, आप अखिलेश यादव के बयान देखिए,
आप आकाश आनंद के बयान देखिए। जिसने भी जमीन पर संघर्ष नहीं किया है, लाठी नहीं खाई है, लॉकअप नहीं गया है, जेल नहीं गया है, नारे नहीं लगाए हैं, संचालन नहीं किया है, झंडे नहीं उठाए हैं, उनमें ऐसे ही उथलापन दिखेगा, ऐसे ही अपरिपक्वता दिखेगी। और वही अपरिपक्वता थी जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, उनकी पार्टी को भुगतना नहीं, पड़ा। उनकी ये बताइए, उनकी अपरिपक्वता का खामियाजा था या आपकी और बीएसपी की सेटिंग थी जिसके चक्कर में आपके खिलाफ उन्होंने बयान दिया तो बहन जी ने कान पकड़ के जिम्मेदारी से हटा नहीं, दी? मुझे लगता है कि इसका खामियाजा केवल उनको नहीं भुगतना पड़ा है, उनकी पूरी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। आप बहुजन समाज पार्टी को आज देखिए, वो बहुजन समाज पार्टी जो यूपी में कई बार सत्ता में रही है, आज उस बहुजन समाज पार्टी की दशा क्या है? आज एक विधायक उत्तर प्रदेश में उनका है और वो भी अपने दम पर है। अगर उमाशंकर सिंह उनके जो विधायक हैं वो निर्दलीय लड़ जाए तो भी उसकी चुनाव जीतने की क्षमता है, और उनका लोकसभा अपना जीरो है, उनकी अपनी ताकत है। बाकी लोकसभा आप देखिए जीरो है। गठबंधन में अगर आते हैं तो गठबंधन में सीट आ जाती है, गठबंधन में नहीं रहेंगे तो उनकी सीट नहीं आ पा रही है। बसपा ने अपनी ताकत क्यों खोई? अपने संस्थापक सदस्यों में एक एक करके सदस्य उनके बाहर जाते रहे, जो जमीनी संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको किनारे लगाते रहे, और परिवारवाद जिसका विरोध कांसीराम जी करते रहे, उस परिवारवाद को आगे लेकर के मायावती जी चल पड़ी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब मायावती जी ने फिर से अपने आप को रिव्यू करना शुरू किया है, फिर से वो वापस मुड़ करके पलट कर देख रही हैं। हम मानते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, विपक्ष सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। विपक्ष भी इस लोकतंत्र में एक आवश्यक कड़ी है, वो मजबूत होना चाहिए। ये परिवारवाद की भेंट चढ़ता हुआ विपक्ष देखकर हमें भी बहुत प्रसन्नता नहीं होती है, और इसीलिए हम बार बार इसकी आलोचना करते हैं। आप तो ये चाहते होंगे ना कि समाजवादी पार्टी को एक मुश्त इतनी सीटें होने की जगह यही सीट बट के थोड़े कांग्रेस, थोड़ी बीएसपी, थोड़े में हो तो ज़्यादा अच्छा, मेरी सीटें तो बढ़ जाए, उनको अगर 100 है तो 40-40-20 हो जाए, 35-40 इस टाइप से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जनता तो सबके लिए है, सब जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जो जितना जनता के बीच में रहेगा, उनके साथ संवेदनाओं से जुड़ेगा, उनके समस्याओं का समाधान करेगा, अपनी विचारधारा को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ जो जनता के संपर्क में रहेगा वो वोट लेकर के आएगा, वो जनता का आशीर्वाद पाएगा। बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, ये जाति मजहब के समीकरणों पर चलने का प्रयास करती रही है। जाति मजहब के समीकरण अब चल नहीं रहे। मैंने कहा ना कि घर के भीतर से पत्नी किसी और को वोट कर दे रही है, पति किसी और को वोट कर दे रहा है। ये राजनीतिक चेतना लगातार डे बाय डे बढ़ रही है, और इसने ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स खतरे में है। तो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिल रहा है। हम विचारधारा के आधार पर जनता के बीच में काम कर रहे हैं और जनता हमारे साथ जुड़ रही है। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, हम हमेशा मानते हैं, और इसलिए हम विपक्ष की आलोचना करते हैं कि विपक्ष को ये काम ना करे तो बेहतर होगा। लेकिन विपक्ष उस सकारात्मक आलोचना को सकारात्मक तौर पर लेती नहीं है, वो अपनी उस लीक से हटना नहीं चाहती है। लीक से नहीं हटेगी तो ऐसे ही परिणाम आते रहेंगे। अब आप ये बताइए कि विपक्ष हो या कोई भी विरोधी पार्टी जो लोकतंत्र में आपके सामने खड़ी होगी, उससे लड़ने के लिए, उसकी चुनौती को निपटाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप संगठित रहें, यानी आपकी पार्टी संगठित रहे, पार्टी में किसी तरह का अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध नहीं हो। आपकी पार्टी में ऐसा है या कुछ कुछ अंदर में दिक्कत चल रही है? क्योंकि अभी मैंने देखा कि जो जिलाध्यक्षों का नाम का अनाउंसमेंट होना था तो आने थे 98 की लिस्ट, चर्चा शुरू में देखा हमने कि अरे नहीं 86 का ही फाइनल हुआ है, 85 का ही फाइनल हुआ है, कुछ रह गई हैं, उसके लिए थोड़ा मंथन चल रहा है, थोड़ी नोरा कुश्ती चल रही है, कोई किसी का नाम दे रहा है, और अल्टीमेटली जब आया तो 70 के नाम का पहली बार ऐलान किया गया और 28 फिर बाद में हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? एक ही बार में 98 क्यों नहीं आ गया? कोई एक राजनीतिक दल ऐसा बताइए भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त जहां जिलाध्यक्षों के निर्वाचन की इस प्रकार की प्रक्रिया हो। ये तो पहली बार ऐसे हो रहा है ना। नहीं, चुनाव नहीं, जिस तरीके से कि जिले में जाके अनाउंसमेंट करना है, इस तरह से पूरी प्रक्रिया आपकी पार्टी में भी मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ। हाँ, ये पहली बार इस तरह से हुआ है कि जिलों में जाकर अनाउंसमेंट हो, लेकिन जिलों में निर्वाचन की प्रक्रिया तो ऐसी ही होती रही। जी बिल्कुल, नामांकन होते रहे हैं, कार्यकर्ताओं में आम सहमति बनाने का प्रयास होता रहा है, और उसके बाद पार्टी के द्वारा इस तरह से निर्वाचन की प्रक्रिया को हमेशा संचालित किया जा रहा है। पार्टी में पहले लिस्ट इसकी क्षेत्र स्तर पर या प्रदेश स्तर पर घोषित कर दी जाती थी, इस बार जिलों में जाकर के प्रत्यक्ष वहां घोषित किया है, और मुझे लगता है ये एक बहुत सकारात्मक और सुखद परिणाम देने वाला है कि सारे जिले के वरिष्ठ नेता सब साथ बैठे हैं। जिलाध्यक्ष जो वर्तमान है वही इस नाम का प्रस्ताव कर रहा है, उनके सामने ये नाम स्थापित किया जा रहा है, और किसी प्रकार के मनमुटाव की कोई खबर अगर ये समाजवादी पार्टी में तो होता, 28 लिस्ट क्यों, 28 लोगों के नाम क्यों रोक दिए, ये बताइए। ये प्रक्रियात्मक है। हम कुछ स्थानों पर अभी भी आम सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छे कार्यकर्ता का चुनाव होकर के आए, अच्छे कार्यकर्ता का निर्वाचन हो। आपस में टसल है वहाँ पे? नहीं, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। देखिए, बहुत कई बार एक ही जिलाध्यक्ष बनना है जी, और कई योग्य कार्यकर्ता होते हैं।
इसमें से सबसे ज्यादा अच्छा कौन होगा जिसको 3 वर्ष का कार्यकाल दिया जाए, क्योंकि 2027 का चुनाव सामने है। जो जिलाध्यक्ष बनेगा वो 2027 के चुनाव की उस जिले की कमान उसके हाथ में होगी। तो इसलिए पार्टी इसको लगातार प्रयास करती है कि सबसे बेहतर लेकर के आए। तो उसमें विचार विमर्श की प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन आप किसी और राजनीतिक दल में कल्पना करिए ना, क्या बहुजन समाज पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में या समाजवादी पार्टी में इस तरह से जिले स्तर पर घोषणा की जा सकती है? अब तक लाठियां चल रही होती, गोलियां चल रही होती। तो केंद्र में भी तो उनकी सरकार नहीं है ना, आपके संगठन की शक्ति होगी तभी तो आप दिल्ली तक पहुंचे हैं। देखिए, और 15 तीसरी बार सत्ता में बैठे हुए हैं। नहीं, सरकार है इसलिए सरकार में तो पद पाने की इच्छा और होती है। हाँ, बिल्कुल। उसके बावजूद इतने शांतिप्रिय ढंग से भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के चुनाव हो रहे हों, मुझे लगता है ये एक बहुत सकारात्मक है। और इसको लेकर के आज चिंतन मंथन मनन होना चाहिए सभी राजनीतिक दलों के बीच में कि सत्ताधारी दल में जहां जिलाध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण ताकतवर पद माना जाता है, दायित्व माना जाता है, उस इतने सरलता के साथ, इतनी आसानी के साथ, इतनी सहजता के साथ सब मिलकर के उसको माला पहना रहे हैं, सब उसको मिलकर के स्वागत कर रहे हैं। जो वर्तमान अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष पद के अन्य दावेदार हैं, वो सब भी मिलकर के उसके कसीदे पढ़ रहे हैं, उसके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये किसी राजनीतिक दल में नहीं ऊपर से हो रहा है, दिल भी अंदर से लोगों का। मान लीजिए किसी कोई एक आदमी अगर नया बना है, और जैसा आप ही ने कहा कि कई बार कई मजबूत कार्यकर्ता होते हैं जो उस पद पे जा सकते हैं, लेकिन किसी एक को चुनना होता है, तो आप एक को चुना और 2-3 उनके राइट लेफ्ट पार्टी के अलग अलग जिम्मेदारियों में होते हैं। तो ये नाराजगी, बड़े नेता तो चलिए ये समझ जाएंगे कि आज न कल मेरा हो जाएगा, छोटे स्तर के नेताओं को थोड़ा मन में मलाल ज़्यादा होता है। ये मानव स्वभाव है, हो सकता है कुछ ऐसी भावना आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये एक बहुत अच्छा, मतलब हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है ना, और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का हमारे कनिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद होता है ना, उसी से हम इसको बैलेंस कर लेने का काम करते हैं। अच्छा। कहीं किसी कार्यकर्ता के मन में अगर कोई भाव आया भी, तो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की समझाइश उसको बैलेंस कर देने का काम कर देती है। और पार्टी में यहाँ कोई किसी के लिए ठेका पट्टा नहीं हो गया है कि ये अब जिलाध्यक्ष का पद या प्रदेश अध्यक्ष का पद ये आजीवन इन्हीं के पास रहेगा, अब इसमें परिवर्तन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी है, 3 वर्ष के बाद फिर बदलाव हो जाएगा। तो जिस कार्यकर्ता को इस बार अवसर नहीं मिला है, उसको अगली बार अवसर मिल जाएगा, उसको नए दायित्व, अलग दायित्व मिल जाएगा। इसलिए भरोसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रहता है। अगर यहाँ आजीवन एक ही बार, अब राहुल गांधी बने हैं तो राहुल गांधी लंबे समय तक रहेंगे, अखिलेश यादव हैं तो वही लंबे समय तक रहेंगे, यहाँ परिवर्तन ही नहीं होने वाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अब आप रोचक है, आप इसको देखिए, समाजवादी पार्टी में इस समय कोई ऐसा जीवित अध्यक्ष नहीं है उनके पास जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और उनकी पार्टी में किसी मामले में अगर अखिलेश यादव से कोई नाराजगी है या किसी कार्यकर्ता को, तो उनको समझा सके, उनको बता सके, कोई नहीं। आप ये बहुजन समाज पार्टी में देखिए, कोई जीवित अध्यक्ष नहीं जो मायावती से नाराज हो, उसको कोई मनाने समझाने वाला हो। एको अहम द्वितीयो नास्ति। कोई ऐसा ही कांग्रेस पार्टी में आप देखिए कि सोनिया जी और राहुल जी 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस समय, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा जो है वो अध्यक्ष हैं इस समय, 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक ही परिवार के। भारतीय जनता पार्टी में श्रृंखला है, आपको नितिन गडकरी जी मिलेंगे, आपको राजनाथ सिंह जी मिलेंगे, आपको भारतीय जनता पार्टी में एक मतलब बिल्कुल अमित शाह जी मिलेंगे, आपको श्रृंखला मिलेगी। तो आपका अगला अध्यक्ष कब आएगा? दिल्ली और यूपी दोनों जगह ये बताए, बड़े दिन से चर्चा चल रही है कि बस बीजेपी के अगले अध्यक्ष का अनाउंसमेंट अब हो सकता है, होली से पहले होगा, नई में क्या नाम है 26 जनवरी से पहले होगा, तो कुंभ के बाद हो जाएगा। दोनों जगह सिर्फ अभी तक जो है इंतजार कब कितना लंबा होने वाला है? मुझे लगता है बहुत जल्दी आ जाएगा। समय सीमा क्या होगी, समय सीमा क्या होगी, बहुत जल्दी मतलब कब? इसको कोई समय सीमा में बांध पाना, और ये मेरा विषय भी नहीं है, मैं कोई प्रवक्ता देखिए जल्दी जो है वो 2025 के अंत भी हो सकता है, 2026 भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है। इतना समय नहीं होगा, बहुत जल्दी ही होगा, क्योंकि संगठन पर्व हमारा जो है उसकी भी एक समय सीमा होती है, उसको भी एक अनिश्चित सीमा तक नहीं खींचा। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली और यूपी दोनों जगह एक ही साथ अनाउंसमेंट हो जाएगा? हो सकता है, हो सकता है। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी जितने राज्यों में चुनाव होने चाहिए वो लगभग उस पैरामीटर्स को पूरा कर रहे हैं। बहुत जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी में भी जो भी घोषणा होनी है वो हो जाएगी, और राज्यों के अध्यक्षों के संदर्भ में भी इस बार की घोषणा हो जाएगी। कई राज्यों में प्रक्रिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ी है। यूपी बड़ा राज्य है, जिलाध्यक्षों की घोषणा हो गई है, जल्दी प्रदेश अध्यक्ष के मामले में भी निर्णय होगा। राकेश जी, आप अधिकतर टाइम जब कभी भी टीवी पे दिखाई देते हैं ना, या डिबेट कर रहे होते हैं, तो आपके जो ठौर है, आपका जो ठिकाना है वो लखनऊ होता है, और जो कोई भी आदमी लखनऊ, पटना, किसी भी राज्य स्तर के राजधानी में होता है, उसकी बड़ी हंसत, पहले दिल्ली चले, आज न कल दिल्ली पहुंचूंगा। तो आप दिल्ली में बैठ के ये सब काम कब करिएगा? ये सारी भूमिकाएं किसकी लखनऊ में होगी? कौन गाजीपुर या बलिया चला जाएगा, कौन दिल्ली आ जाएगा, या किसी और राज्य में चला जाएगा, ये पार्टी तय करने का काम करती है। अच्छा। अलग अलग राज्य के विधानसभा चुनाव में मुझे बिहार में काम करने का अवसर मिला। 2015 में पार्टी ने मुझे बिहार चुनाव में भेजा। मुझे मध्य प्रदेश 2018 में, फिर 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में काम करने का अवसर मिला। पार्टी भूमिका तय करेगी कब, कहाँ, क्या भूमिका। आपका दिल नहीं करता कि दिल्ली
की तरफ बुला लेते तो ज़्यादा अच्छा। मेरा दिल करता है कि पार्टी का काम हमेशा कुछ मिले रहना चाहिए। अच्छा। ऐसा ना हो कि पार्टी कोई दायित्व ना दे, कोई काम ना दे और मैं बिना काम के हो जाऊं। काम कोई भी मिला रहना चाहिए। वो काम क्या होगा, पार्टी वो किस भूमिका में देगी। आज पार्टी ने मीडिया के साथ काम करने की एक भूमिका दी है। मुझे टीवी चैनल्स पे पार्टी का पक्ष रखना होता है। ये मेरी मन की इच्छा नहीं थी। अच्छा। मैं युवा मोर्चा में काम करने की अपेक्षा के साथ उस समय काम कर रहा था। मेरी उम्र भी बहुत कम थी जब मुझे पार्टी ने प्रवक्ता का दायित्व सौंपा। और मुझे बड़ा एक रोचक किस्सा है। दिल्ली में प्रवक्ताओं की एक बैठक थी। ठीक है। और मैं जब दिल्ली में प्रवक्ताओं की बैठक में गया तो गेट पे मुझे रोका गया कि युवा मोर्चा के प्रवक्ता अलाउ नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं युवा मोर्चा का नहीं, मेन बॉडी का प्रवक्ता हूँ। तो मेरी उम्र इतनी कम थी कि देख करके आश्चर्य था। और भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दल में इतनी कम उम्र का प्रवक्ता, अब तो बहुत कम उम्र के प्रवक्ता आने लगे। लेकिन जब मैं प्रवक्ता था तो बहुत कम उम्र का प्रवक्ता देश भर में था। तो मुझे और ये एक और रोचक किस्सा है। एक वरिष्ठ पत्रकार साथी ने पूछा कि क्या आप केशवनाथ त्रिपाठी जी के परिवार के हैं? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा रमापति राम त्रिपाठी के परिवार के हैं। मैंने कहा नहीं। बोले किसके परिवार के हैं? इतनी कम उम्र में कैसे प्रवक्ता हो गए? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके या मेरे जैसे अन्य आपका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है? पिताजी, माताजी, मामा, चाचा, कोई राजनीति? नहीं, मेरे मामा के भी मामा, चाचा के भी चाचा, कोई दूर दूर तक खानदान में राजनीति में कोई राजनीति में प्रधान नहीं रहा है। अच्छा। किसी पार्टी का प्राइमरी मेंबर नहीं रहा है। अच्छा। स्वाभाविक स्वतः प्रेरणा से मैं विद्यार्थी परिषद में पहले संघ के साथ जुड़ा, विद्यार्थी परिषद में भूमिका में रहा और विद्यार्थी परिषद से फिर राजनीतिक यात्रा मेरी भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है। मुझे लगता है कि जितना अवसर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं इतने की कल्पना करके नहीं आया था। इसके आगे की यात्रा क्या होगी, इसके आगे का डेस्टिनेशन क्या होगा, ये भी पार्टी ही तय करेगी। और पार्टी जो भी भूमिका तय करेगी उस भूमिका से मैं संतुष्ट रहूंगा। एक बात बताइए, अब जो सवाल मैं पूछूंगा उसका जवाब पॉलिटिकल मत दीजिएगा, उसका जवाब दिल से दीजिएगा। आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आप बात करते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं और वो आपका दायित्व, काम और जिम्मेदारी है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि किसी ने कुछ बोल दिया या कोई स्टैंड है जो कि राकेश त्रिपाठी पर्सनली पसंद नहीं करता होगा, मतलब उनसे अगर कोई निजी राय पूछे तो बोले नहीं यार मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि ये बात जो हो रही है, लेकिन पार्टी ने कहा कि आपको डिफेंड करना है। उस मोमेंट पे क्या मतलब अंदर में क्या गुजरती है और फिर आप क्या करते हैं? देखिए, ये दायित्व है मेरा। मतलब ऐसा होता पार्टी है? मैं इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। मैं जब उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता रहा तो हृदय दीक्षित जी मेरे साथ, मैं उनके साथ प्रवक्ता स्कूटर पे चला करते थे। तो हृदय दीक्षित जी बहुत बड़े स्तंभकार हैं, बड़े अच्छे लेखक हैं। अब तो उनको पद्म पुरस्कार भी मिला है। विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने एक बड़ी रोचक बात कही कि पार्टी का प्रवक्ता टोटी होता है, नल होता है। अच्छा। टंकी में जो पानी भरा है वो इस टोटी से वही गिरेगा। अच्छा। यानी पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी का जो विचार है, वही मुझे रखना है। मेरा अपना व्यक्तिगत कोई विचार नहीं। आपके हाथ में बाल्टी है, वो पानी मेरा अपना व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है। मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पार्टी का जो विचार है, पार्टी की जो रीति नीति है, पार्टी के जो कार्यक्रम है, पार्टी का जो निर्णय है, वही मेरा निर्णय है, वही मेरी रीति नीति। कई बार असहमत होते हैं व्यक्ति होने के नाते। कई बातों पर लगता है कि शायद मेरे पर्सपेक्टिव में, मेरे विचार से ऐसा होता तो शायद बेहतर होता। लेकिन मुझे लगता है नेतृत्व तो हमारा बहुत सबल है, बहुत सक्षम है। कई बार उसकी दृष्टि हमसे बहुत आगे तक होती है। अच्छा। तात्कालिक तौर पर हमें लग रहा होता है कि इस निर्णय के शायद वो असर नहीं होंगे या ये निर्णय की बजाय ये निर्णय होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन दीर्घकालिक तौर पर वो हमसे बहुत अच्छे, उनका लंबा अनुभव है, उनका विजन बहुत बड़ा है। तो हम इसको इस बात के रूप, और हम लोग संघ में कहते भी हैं इसको कि जहाँ सूचना हो गई वहाँ सोचना बंद हो गया। अच्छा। तो सूचना के बाद सोचना बंद है। अगर सूचना तय कर दी गई, ये निर्णय हो गया है, तो वही निर्णय हमको एक्सप्लेन करना है, उसी निर्णय की अच्छाइयाँ हमको बतानी है। उसमें खामियां ढूंढने का साहस हम नहीं करते। नहीं, चलिए राकेश जी, आप आए, आपने हमसे बात की और अपना और पार्टी दोनों का की जो सोच है वो आपने हमसे साझा किया और बताया कि 2027 के चुनाव के लिए आप क्यों पॉजिटिव हैं कि पिछले 2 बारी में अगर नंबर थोड़े कम भी हुए तो बावजूद उसके तीसरी बार भी वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी और अच्छे खासे मार्जिन की आपको उम्मीद है। तो हमारी शुभकामनाएं, आप काम करते रहिए इसी तरह, जो है जोरदार तरीके से अपने विचार और बात रखते रहिए और हमसे मेल मुलाकात करते रहिए। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार के साथ मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, वरना आज टोका टाकी के सवाल के युग में अपनी बात पूरी रख लेने का अवसर कम जगहों पर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।